स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के हमारे क्लास का जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए इसमें है, हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग नरसंहार। क्यों हुआ, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी, हम लोग उसको समझेंगे। क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों हुआ, है ना। फिर गांधी जी ने उसमें क्या कार्य किया, इन सब बातों को देखते हुए फाइनली किस तरह से हंटर आयोग आया, उसने अपनी क्या रिकमेंडेशंस दिए, उसमें क्या हुआ, इन सब बातों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो अब ये समझिए कि जब गांधी जी आए यहाँ पर, तो हमने बताया ही, ये लोग इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, चंपारण, उसके बाद से अहमदाबाद, खेड़ा, ये सब आंदोलन हुए। उससे गांधी जी को भी थोड़ा सा क्या मिल गया, एक उनका मोरल बूस्टअप हो गया। हालांकि उनको मोरल बूस्टअप करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ से लोगों को जो मैं कह रहा हूं, उस बात को लोग मान रहे हैं। अब उसी दरमियान, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक। कब चला? प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, 1914 से लेकर 1918 तक। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमें यहां से सैनिकों का सपोर्ट मिले, सैनिक मिले तभी तो जाकर लड़ेंगे। अब अंग्रेज यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से कहते थे कि आप हमें सपोर्ट दीजिए। यहाँ के नेता कहते थे क्यों, हमें तो भाई आजादी चाहिए। तो कहा कि देखो, हम आपको संवैधानिक सुधार देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा युद्ध निपट जाने दो, इसके बाद से हम आपको जो मांग रहे हो उस पर विचार किया जाएगा और संवैधानिक सुधारों की दिशा में कदम उठाया जाएगा। मतलब आप लोगों को थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी, आप लोगों को थोड़े अधिकार दिए जाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए, लेकिन पहले अभी हमें सैनिक दीजिए। यहाँ के लोगों से समर्थन प्राप्त करके अलग अलग जगहों से यहाँ के नेताओं ने भी कहा कि भाई अभी चूंकि हम इनके अंडर में हैं, तो हमें इनको सपोर्ट करना है। अंग्रेजों को लोगों ने सैनिक भेज दिए। अब ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, उसके बाद से हमें संवैधानिक सुधारों की तरफ कार्य देखने को मिलेंगे, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। जैसे क्या होता है कि जब कभी युद्ध वगैरह चलता है ना, तो उस समय लोगों के जो मानवाधिकार होते हैं वो सीमित कर दिया जाता है। मतलब अगर आपको कह दिया गया सरकार की तरफ से कि आप रोड पर ना निकलिए, तो आपको नहीं निकलना है। आप अपने, मतलब जो रिट पिटीशन होती है, जो हेबियस कॉर्पस होता है, ये सब पॉलिटी में पढ़ना पड़ता है, बंदे प्रत्यक्षीकरण, यह सब जो कानून होते हैं ना, ये सब जो लॉ होते हैं, इन सबको दरकिनार कर दिया जाता है। लोगों का कोई अधिकार इतना नहीं रह जाता, अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। एक जीवन का अधिकार रहता है, वो बात अलग है। अब हुआ क्या, एक उस समय जब धीरे धीरे इन लोगों ने मना किया कि भाई, देखा लोगों ने, नेताओं ने, कि हमें कुछ ये लोग अधिकार दे नहीं रहे। अब उस समय क्या हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियां होनी चालू हो गई। होने के कारण भी थे, क्योंकि युद्ध में चूंकि सरकार का खर्च बहुत ज्यादा हुआ, सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दिए थे, और भी बहुत सारी बातें थी, लोग हो गए थे परेशान। अब क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे चालू हो गई थी। हम लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में पढ़ा है, वो सब चालू हो गया। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, उनका नाम था सिडनी रॉलेट, रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया सरकार ने। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, और उसने जो अपने रिकमेंडेशंस दिए, उसने जो अपनी अनुशंसाएं दी, जो बताया, उसी को एक एक्ट लाया, उसी को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। क्या था इस रॉलेट एक्ट में? देखिए, इस एक्ट के तहत एक न्यायालय का गठन किया गया, एक कोर्ट का गठन मतलब किया गया। उसमें यह था, क्योंकि इनको इनका गठन किया गया था कि आप देखिए क्रांतिकारी गतिविधियां कहां कहां तक हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसको कैसे सीमित किया जाए कि अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब हमारे अंग्रेजी राज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र न कर पाए। इनको इसकी जांच के लिए बनाया गया था, रॉलेट को, सिडनी रॉलेट को। इन्होंने देखा तो पाया कि भाई गतिविधियां तो हो रही हैं, और लगभग ये पूरे इंडिया में फैल रही हैं। इन्होंने एक लॉ ला दिया, उस लॉ के तहत ही वो न्यायालय बना। उस न्यायालय में ऐसा था कि यदि ब्रिटिश सरकार, यदि समझ उसकी नजर में ऐसा लगता है कि आप उनके विरुद्ध कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो वह आपको पकड़ लेगी।
और पकड़ लेगी, आप उसके बाद से आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अधिकार है, मुझे वकील दो। मतलब कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, है ना, कोई अपील नहीं, उस कोर्ट के विरुद्ध आप कोई अपील भी नहीं कर सकते। इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने इसको कहा था कि मोतीलाल नेहरू जी ने इसी के बारे में कहा था कि कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं। ठीक है, तो क्यों कहा था कि आप उसके विरुद्ध कहीं जा ही नहीं सकते। एक चीज और भी थी, न्यायालय में क्या होता है कि आप साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंसेस के बेसिस पे आप कोई निर्णय देते हैं और वह एविडेंस मान्य होने चाहिए। ठीक है, इसी के आधार पर डिसीजन होता है, निर्णय होता है। एविडेंस ऐसे नहीं कि उल जुलूल आप कुछ भी दे दें कि नहीं नहीं देखिए हमने ये चीज किया है, हम ये चीज नहीं रहे, मतलब हम वहां पर नहीं थे, उसके विरुद्ध आप कुछ भी एविडेंस नहीं दे सकते। कुछ मान्य एविडेंसेस होते हैं, उन्हीं के आधार पर निर्णय होता है। इस इनके द्वारा बनाए गए कोर्ट में कुछ भी एविडेंस की जरूरत नहीं थी, आप कैसे भी एविडेंस दे सकते हैं। मतलब यदि अंग्रेज चाह दे किसी को उठा के पकड़ना, अगर वो केवल कह दे कि नहीं हमारे एक जूनियर ने बोला था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त है, उसको उठाकर बंद कर दिया जाएगा। और बंद करने के बाद से कोई वकील उसको नहीं मिलेगा। जो कोर्ट ने सजा सुना दी उसको सजा भुगतना है, उसके विरुद्ध वह कहीं अपील नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सब सारी चीजें हो गई। अब इस तरीके का जब कानून आया तो कहा गया कि भाई हमने तो सरकार से उम्मीद की थी कि हमें संवैधानिक थोड़ी सी हमें सहूलियत देंगे, आप हमारे मानव अधिकारों को और थोड़ा सा खुला करेंगे, हमें ज्यादा आप अधिकार देंगे। आपने तो हमारे अधिकार को ही सीमित कर दिया। अब इसके विरुद्ध गांधी जी ने कहा कि अब रॉलेट सत्याग्रह होगा। इसके विरुद्ध में सत्याग्रह क्या होगा? उन्होंने कहा कि अब देशव्यापी तौर पर हड़ताल होगा। कुछ ऐसे समझिए हड़ताल का मतलब कि लोगों ने सारी अपनी दुकानें बंद कर दी। गांधी जी ने सबसे सिग्नेचर एक करवाया, हालांकि उसका बड़ा विरोध हुआ। जो उदारवादी लोग थे उन लोगों ने जैसे बहुत विरोध भी किया इनका, गांधी जी का, कहा कि सिग्नेचर करवा के आपका क्या फायदा होगा। लेकिन 6 अप्रैल का डेट डिसाइड किया गांधी जी ने। उसके पहले से ही ये सब सत्याग्रह, लोगों को थोड़ा सा तारीख को लेकर कंफ्यूजन था, पहले से ही सत्याग्रह चालू हो गया। अब सत्याग्रह चालू हुआ, उसमें लोगों ने क्या क्या किया, एक तो दुकानें वगैरह बंद कर दी, कोई सड़कों पे जल्दी नहीं निकल रहा था। गांधी जी असहयोग चाहते थे एक तरह से कि कोई सपोर्ट ना करे। उसके अलावा जेल भरो आंदोलन, लोग चुपचाप बैठे हैं। अब सरकार उनको समझ रही है कि हमारे विरुद्ध ये बैठे हैं, तो सरकार उनको पकड़ रही है, लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि आप अपने अधिकारों को समझो, और यदि आपके अधिकार सही हैं, आपकी मांग जायज है, तो आप नतीजे से न डरो कि आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपके साथ क्या दुर्गति होगी, ये मत सोचो, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। अब गांधी जी की यह बात लोग मानने लगे। लेकिन कुछ जगहों पे हिंसा बहुत ज्यादा फैल गई। उसी में था पंजाब भी। पंजाब में हिंसा बहुत ज्यादा फैल गई, चाहे लाहौर हो, अमृतसर हो, यहां पर हिंसा फैल गई। गांधी जी चाहते थे कि वहां पर जाकर हिंसा को रोका जाए, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ये जाएंगे तो हिंसा और भड़क सकती है। उनको वहां से रिपोर्ट कर दिएगा और भेज दिया गया बंबई। अभी जो बॉम्बे है, मुंबई है, उसको तो बंबई कहा जाता था, बंबई भेज दिया गया। गांधी जी को बंबई भेज दिया गया, दिल्ली में भी नहीं जाने दिया गया उनको। अब क्या हुआ? अब इसके विरोध में पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में कुछ दो बड़े प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो 9 अप्रैल 1919 को लोग 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को। इनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सोचिए, अब घटनाक्रम भी समझते जाइए। 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। अब 10 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जिसको पकड़ रहे थे उनको पीट रहे थे।
और ऐसा दंगा हुआ कि उसमें 5 अंग्रेज भी मर गए। एक बेचारी एक लेडी थी, अंग्रेज शेरवुड उसका नाम था, साइकिल पे जा रही थी, उसको पकड़कर पीट दिए। मतलब इस तरीके का दंगा फैल गया अलग-अलग जगहों पर पंजाब में। अब जब दंगा फैल गया, तो इस दंगे को रोकने के लिए जनरल डायर को भेजा गया। उस समय पंजाब का गवर्नर जो था, गवर्नर गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ का? पंजाब का। ये था माइकल ओडायर, माइकल ओ डायर। और इसी में एक सैन्य अधिकारी था, सैन्य अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जनरल डायर यह सैन्य अधिकारी था, ब्रिगेडियर जनरल उसका नाम था, ब्रिगेडियर जनरल डायर उसका नाम था। और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब यह समझिए कि वहां का पूरा प्रशासन कौन चला रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर। और जिसको दंगा रोकने के लिए भेजा गया उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने, सोचिए, 13 अप्रैल 1919 को वहां पे मार्शल लॉ ला देता है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? वहां पे मिलिट्री कानून, मिलिट्री कानून वो अपने तरह का ला देता और कहता है कि अब यदि 3 से ज्यादा लोग दिखेंगे तो उनके खिलाफ हम कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। लोग घरों से ना निकले, ग्रुप ना बनाए, जुलूस ना निकाले, लोग एक साथ, कहीं ऐसा ना हो किसी फ्लाइंग मार्च, मतलब किसी मार्च में वो लोग जा रहे हैं, यह सब बातें नहीं होनी चाहिए। अब वह दिन था बैसाखी का, 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। बैसाखी यह पंजाब में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। कुछ गांव के लोग जलियांवाला बाग की तरफ आए, क्योंकि मेला वगैरह करने आए होंगे, उस दिन मेला भी लगता था। मेला करने आए तो क्या हुआ, वहां के स्थानीय नेता, अब मान लीजिए कि ये जलियांवाला बाग है, ये जलियांवाला बाग है, यहां पर कुछ स्थानीय नेता मंच लगाकर और इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। किसके? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे कि उनको क्यों गिरफ्तार कर दिया, ऐसे भाषण वगैरह दे रहे थे। अब लोग मेला करने जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनको लगा कि वहां कुछ हो रहा है। अब गांव के लोगों को इस मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसी दिन कानून आया। अब आज के समय के जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, सारी चीजें तो थी नहीं, टेलीविजन था नहीं, रेडियो इतना था नहीं कि भाई सबको बता दिया जाए। उसी दिन कानून आया, लोग आए हैं मेला करने अलग अलग जगहों से, ठीक। भीड़ क्या हुई, देखी जब कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो चले गए। भारत में देखे ही हैं, बहुत ज्यादा समय होता है लोगों के पास, मतलब चलिए कुछ नई चीज आ जाए तो देखने के लिए तो एक उत्सुकता होती है कि भाई ये क्या आ गया। जैसे मान लीजिए कि कुछ अलग टाइप का मशीन आ गया रोड बनाने वाला, तब तो लोग देख ही दिए। लेकिन अगर नाली की भी सफाई होती है, वो पता है कैसे होना है, उसको भी लोग जाके खड़े होकर देखने लगेंगे इससे, है ना। तो बहुत समय होता है पर्याप्त। यहाँ पर तो फिर भी उस समय का ऐसा था कि तब इतनी जनसंख्या तो होती नहीं होगी, लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं, अब लोग जा जाकर देख रहे हैं। अब यह बात जनरल डायर को पता चल गई, जनरल डायर को पता चल गई कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग एकत्रित हुए हैं, और उसको लगा कि फिर ये हमारे अगेंस्ट में कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। अपनी सेना लाया और चारों तरफ जितने भी एंट्रेंस और एग्जिट गेट थे वहां पे सब पूरे अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया और तुरंत गोली चलवा दिया। और गोली तब तक चली जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई। यह समझिए, गोलियां तब तक चली जब तक उनकी गोलियां समाप्त नहीं हो गई। अब इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, जितने लोग थे सब अधिक मारे गए। कुछ लोग, वहां पर एक कुआं था, कुएं में कूद गए, कुछ तो डूब के मर गए। भाई कोई कब तक कुएं में रहेगा। अधिकतर लोग ऐसे मर गए, कुछ तो दीवारों पे ऐसे चिपक चिपक गए। अब दीवार बड़ी थी, फांद भी नहीं पाए, चारों तरफ से लोगों को मार दिया गया। कम से कम 1000 लोगों से ऊपर का आंकड़ा था मरने वालों का। लेकिन जो गवर्नमेंट आंकड़ा निकाली वो तो 379 के आसपास था, कितने लोग ही मरे। अब इतने लोग मर गए, यह समझिए कि यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा धब्बा हो गया ये। अब लोगों की नजर से वो कितना भी अपने आप को सभ्य भद्र पुरुष बना ले, जेंटलमैन कह ले, लेकिन यह कहीं से भी यह किसी सभ्य और मोरल, जिसकी नैतिक वैल्यू
मतलब किसी का अगर नैतिक वैल्यू इतना गिर जाए, इतना उसने कार्य नहीं किया था। ये नैतिकता की पतन की बात हो गई। आपकी आपके अंदर मोरालिटी ही नहीं है, मोरालिटी ही सारी गिर गई। अब इस बात को हर जगह उठाया गया और गजब की भर्त्सना हुई इसकी। इसके बारे में खूब लोग कहने लगे कि बताओ बहुत पापी है, महापापी, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब भाई होनी भी चाहिए थी। अब इससे बहुत सारे लोग आहत भी हो गए। इसी में जो टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। डॉक्टर शंकर नायर थे, ये वायसराय की कार्यकारिणी के मेंबर थे, उसको भी वो भी अपना त्याग पत्र दे दिए, कहे कि तुम लोग भाड़ में जाओ, तुमने हमारे लोगों को इस तरह से मरवा दिया, मासूम लोगों को। क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था कि वहां पे हो क्या रहा है, ना ही कानून के बारे में पता था, और वो कंट्रोल करने के चक्कर में इतना देर गोली चलवा दिया। अब इसके बाद से जब खूब हो हल्ला हुआ, हर जगह पे और हिंसा फैलने लगी, फिर क्या हुआ, उस समय एक हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन, उस हंटर कमीशन में 8 लोग थे, जिनमें 3 भारतीय भी थे। हंटर कमीशन का गठन किया गया। तो कई बार पूछ देगा अगर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में के लिए किस, उसके बाद उसकी समीक्षा करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो वह था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन पूछेगा हंटर कमीशन में कितने लोग थे, 8 सदस्य थे। इनमें 3 भारतीय भी थे, 3 भारतीय, ठीक। जमनालाल जी भी थे, एक का नाम था चिमना लाल सितलवाड़, एक सुल्तान अहमद करके थे, साहबजादा सुल्तान अहमद, ये भोपाल से थे। तो ये अलग अलग सदस्य लोग थे इसमें। कुल मिलाकर 8 लोगों की सदस्य की ये कमेटी थी। इसमें बुलाया गया जनरल डायर को कि भाई तुम आओ हमारे सामने। लेकिन यह अकड़ में गया काफी कि भाई हमने अपना कार्य किया है, हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि पंजाब को आतंकवादियों से मुक्त करवाओ। अब समझिए, ये जितने लोग थे ये उसकी नजर में आतंकवादी थे, जितने लोग थे ये उसकी नजर में आतंकवादी थे। ये कहां तक सही है? अब जब पूरे बोर्ड ने उससे पूछा कि भाई ठीक है, तुमने ऐसा क्यों किया, इतनी देर तक गोलियां क्यों चलवाई, कहा कि मुझे लगा कि इनके लिए यही सबक ठीक रहेगा ताकि दोबारा कोई जुर्रत ना करे। मैं चाहता था पंजाब को आतंकवाद से मुक्त करना। तो कहा कि भाई तुम चाहो तुम लोगों को इत्तला भी तो कर सकते थे, तुम लोगों को बता भी तो सकते थे कि यहां पर से तुम लोग हट जाओ। हो सकता है लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, और लोग तो चूंकि बैसाखी के दिन मेला करने गए थे, तुमने इतनी गोलियां चलवा दी। गोली कम भी तो चलवा सकते थे, हवाई फायर भी तो करवा सकते थे। इस बात को उसने टाल दिया ऐसे ही, वो काफी एटीट्यूड में था। लेकिन दबाव सरकार पर इतना ज्यादा बढ़ गया यहां से कि उसको यहां से भेज दिया गया बाहर, सस्पेंड कर दिया गया। और कुछ जगहों पे इसको लिखा जाता है बर्खास्त कर दिया। सस्पेंशन में ये होता है कि आधी तनख्वाह मिलती है, और बस बर्खास्तगी में ये होता है कि कुछ नहीं मिलता, उनको टर्मिनेट, मतलब ड्यूटी से टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन उसको सस्पेंड किया गया क्योंकि उसको आधी सैलरी भी मिलती रही और बाद में उसको पेंशन भी मिलने लगी, दोनों चीजें। यहां से गया इंग्लैंड, जनरल डायर कहां गया, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके 2 पार्ट हैं, जैसे हमारे यहां है, क्योंकि वहीं से देख कर दिया गया है। एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरे का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये आम लोगों की सभा है, जैसे हमारे यहाँ सांसद जो चुन के जाते हैं, वो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था। ये धनी धनी व्यापारी, ऐसे लोग इसमें थे। अब देखिए, यहां पर तो जनरल डायर को कहा गया कि आपने ठीक कार्य नहीं किया, यहां पर उसकी बहुत निंदा की गई हाउस ऑफ कॉमन्स में। यहां पर कहा गया कि तुमने सही कार्य नहीं किया है, और ये कहीं से भी मोरलिटी का पतन है ना, आपने ठीक कार्य नहीं किया। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सॉर्ड ऑफ ऑनर मतलब एक तरह से कहा जाता है कि भाई आपने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया, ये किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में।
है ना, उसको टाइगर कहा जाता था वहां का, इंग्लैंड का। साथ ही साथ इसको 20,000 पाउंड लोगों से इकट्ठा करके दिया गया। बाद में वहां के एक न्यूज़पेपर ने निकाला कि इसको 30,000 पाउंड दिया गया। उस समय 30,000 पाउंड दिया गया जनरल डायर को, और उसको पेंशन भी दी गई, साथ ही साथ उसको आधी तनख्वाह भी मिलती रही। दोनों चीजें हुई, यह सब चीजें जनरल डायर को मिलती रही। लेकिन 1927 में उसको लकवाग्रस्त हो गया और वो मर गया। मतलब 19 में किया और 27 में मर गया। बाद में उधम सिंह, चूंकि वो उनको पता था कि भाई इसने ऐसा कृत्य किया है, गए इंग्लैंड और वो इसको ठोका है, माइकल ओडायर को, इसको उड़ा दिए। हालांकि इसी क्रम में उनको फांसी हुई, उनकी हड्डियां अभी 1974 के आसपास में लाई गई, वहां से उनको फांसी दे दी गई उधम सिंह जी को। उन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था, इस डायर को नहीं मारा, माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, तो ये सब बातें थी गांधी। अब गांधीवादी आंदोलन का इसमें क्या था कि गांधी जी ने तो किया सत्याग्रह, लेकिन फाइनली फिर क्या हुआ कि हर एक जगह पे जब ऐसी ऐसी चीजें होने लगी, जब हिंसा बढ़ने लगी, तो गांधी जी ने कहा कि भाई अभी रोको, इससे और हिंसा फैल रही है, और हिंसा की कहीं जगह नहीं है हमारे किसी भी सत्याग्रह के लिए, क्योंकि सत्याग्रह बेस्ड ही था सत्य और अहिंसा पे। लेकिन जब इसमें हिंसा आ जा रही है तो हम ऐसा कोई भी आंदोलन जारी नहीं रखेंगे, वो समाप्त कर दिए। ठीक, तो ये था आज का जो टॉपिक, रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग नरसंहार। इसके बाद से फिर हंटर कमीशन का गठन हुआ, इसमें ये सब बातें थी। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसमें हम लोग देखते हुए चलेंगे कि फिर गांधी जी का और किन किन सत्याग्रहों में क्या क्या योगदान रहा, चाहे वो खिलाफत हो, चाहे असहयोग हो। फिर बाद में और आगे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।